harassment को define किया गया। Harassment means any unwelcome sexual advance. Secondly, a request for sexual favors. Thirdly, किसी भी किस्म की verbal या written communication. मोहतरम सामीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। ये वीडियो और इसके बाद आने वाली कुछ वीडियोस में तज़किरा होगा उन कवानीन का, उन लॉज का जो पाकिस्तान में ख़वातीन को एम्पावर करती हैं, उनको मजबूत करती। अगर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और कुछ सोशल ट्रेंड्स का जायज़ा लिया जाए या किसी मार्च के बैनर्स को पढ़ा जाए तो ये गुमान गुजरता है कि शायद पाकिस्तान में ख़वातीन का वजूद जो है वो महफूज नहीं है या उनसे रिलेटेड कोई लेजिस्लेशन नहीं है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। दैट इज़ अ मिसनॉमर। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी लेजिस्लेशंस हैं, पैदर पे ऐसी लेजिस्लेशंस की गई हैं और उम्दा लेजिस्लेशन की गई हैं जो ख़वातीन को उनके डोमेन में जहाँ वो काम कर रही हों, उनके घर में, बाहर के एनवायरनमेंट में उनको प्रोटेक्ट करती हैं, उनको प्रोटेक्शन का एहसास देती हैं। इस सिलसिले में अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही उम्दा लेजिस्लेशन की गई 2010 में, जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010, जिसमें बाकायदा तौर पे हरासमेंट को डिफाइन किया गया। इसके डेफिनेशन क्लॉज का सेक्शन 2 जो है डेफिनेशन क्लॉज का, उसका सब क्लॉज H है जो हरासमेंट को डिफाइन करता है। और ये क्लॉज जो है ये कहता है कि हरासमेंट मीन्स एनी अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस। फर्स्टली, any unwelcome sexual advance. Secondly, a request for sexual favors. Thirdly, किसी भी किस्म की verbal या written communication या कोई physical conduct या किसी भी sexual nature का या sexually demeaning attitude जो किसी work performance के साथ interfere करे। Firstly, जो किसी work performance के साथ interfere करे या कोई hostile या offensive work environment create करे या कोई ऐसी अटेम्प्ट जिसमें किसी शख्स को, और इसमें डेफिनेटली जो शख्स है वो खातून ही होंगी, जो कंप्लेनेंट है वो होंगी, और ऐसा कोई भी एडवांस, कोई भी सेक्सुअल एडवांस जो वर्किंग एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर के साथ इंटरफेयर करे, को हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करे, या कोई भी ऐसी अटेम्प्ट जिसमें कंप्लेनेंट जो है, जो खातून है, अगर वो किसी ऐसी सेक्सुअल फेवर देने से इनकार करें, उनको इसमें विक्टिमाइज किया जाए, उनको सजा देने की कोशिश की जाए, या किसी जगह पे एम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया ये रख दिया जाए कि वो कोई ऐसी फेवर, ऐसी अनवेलकमिंग फेवर या ऐसी सेक्सुअल फेवर जो है वो एम्प्लॉयर को ग्रांट करें, तो ये सारी चीजें हैरेसमेंट के ज़मरे में आएंगी। हैरेसमेंट की इस डेफिनेशन को मजीद एग्जॉस्टिव बनाया गया एक लेटेस्ट अमेंडमेंट के जरिए। उस अमेंडमेंट को हम कहेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस अमेंडमेंट एक्ट 2022। इसमें हैरासमेंट की डेफिनेशन को और ज्यादा एग्जॉस्टिव किया गया और ज्यादा बढ़ाया गया, और उसमें यह बात की गई कि अगर किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन जो है ऑन दी बेसिस ऑफ जेंडर विच मे और मे नॉट बी सेक्सुअल, यानी जेंडर के बेसिस पे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन की जाती है जो किसी प्रेजुडिशियल माइंडसेट को एक्सपोज करे या किसी ऐसे नोशन को जाहिर करे, तो ऐसा अमल भी हैरेसमेंट के ज़मरे में आएगा। इस एक्ट में मजीद ये कहा गया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन एक इंक्वायरी कमेटी बनाएगी और उस इंक्वायरी कमेटी के 3 मेंबर होंगे, जिनमें से एक मेंबर का खातून होना लाजिम है। इसमें जो दूसरे मेंबर होंगे ये शैल बी फ्रॉम द सीनियर मैनेजमेंट, और वन शैल बी अ सीनियर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयज और अ सीनियर एम्प्लॉय वेयर देयर इज नो CBA। CBA स्टैंड्स फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। और एक या 2 मेंबर जो है वो को ऑप्ट किए जा सकते हैं किसी बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से, अगर कंपनी की, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद डेफिशिएंट होती है इन टर्म्स ऑफ मेंबर, और जो मेंबर हैं इस कमेटी के वो अपने आप में से, यानी जितने लोगों की कंपोजिशन है उनमें से किसी एक शख्स को उसका चेयरपर्सन चुन सकते हैं। अगर ये कंप्लेंट इसी कमेटी के किसी मेंबर के अगेंस्ट हो तो ही कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट इंक्वायरी कमेटी। उनको रिप्लेस किया जाएगा विद एनी अदर मेंबर, और ये मेंबर उसी ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं और किसी बाहर की या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं।
इसी एक्ट में इंक्वायरी कमेटी का जो प्रोसीजर है वो भी बताया गया कि प्रोसीजर जो है इंक्वायरी का वो कैसे होल्ड ऑन किया जाएगा। तो उसमें किसी भी कंप्लेंट की रिसेप्शन के बाद विद इन 3 days जो चार्जेस उसमें लगाए गए हैं किसी भी एक्यूज्ड के अगेंस्ट उसको वो कन्वे किए जाएंगे और उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर उसका रिटन डिफेंस जो है वो रिक्विजिशन किया जाएगा, वो मांगा जाएगा उस शख्स से। अगर 7 दिन के अंदर अंदर वो अपना रिटन डिफेंस सबमिट करवा देता है तो इट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं कराता तो इंक्वायरी कमेटी के पास ये पावर्स हैं कि वो एक्स पार्टी प्रोसीड करे किसी भी ऐसे एक्यूज के अगेंस्ट। कमेटी के पास ये भी पावर्स मौजूद हैं कि वो हर किस्म की ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फ्रॉम बोथ द साइड्स कलेक्ट करे और उनको कंसिडर करे, उनको थ्रैश आउट करे और उनको वे करे इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोबेटिव वैल्यू। विद रिस्पेक्ट टू इंक्वायरी कमेटी की जो पावर्स हैं उनमें ये चीज़ शामिल है कि जो स्टेटमेंट या एविडेंस जो है जो अक्वायर की जाएगी विद रिस्पेक्ट टू इंक्वायरी वो कॉन्फिडेंशियल होगी और अगर कोई ऑफिसर जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये ज़रूरी समझा जाए कि ही इज़ टू बी नॉमिनेटेड फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू ईच ऑफ द पार्टी तो कोई भी ऑफिसर जो है उसको नॉमिनेट किया जा सकता है। थर्डली ये है कि जो दोनों पार्टीज हैं, जो कंप्लेनेंट हैं और जो अक्यूज्ड हैं, उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो किसी कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट के ज़रिए या अपने किसी कलीग, रिप्रेजेंटेटिव या फ्रेंड के ज़रिए खुद को रिप्रेजेंट करें। ये प्रोविजन इस लॉ में मौजूद है। इसके अलावा ये है कि किसी कंप्लेनेंट या विटनेस के अगेंस्ट किसी किस्म का कोई एडवर्स एक्शन जो है ये इंक्वायरी कमेटी इनिशिएट नहीं कर सकती और इंक्वायरी कमेटी जो है वो ये इंश्योर करेगी कि जिस एम्प्लॉयर के अगेंस्ट ये कंप्लेंट है या जिस एम्प्लॉय ने ये कंप्लेंट फाइल की है उसको किसी भी तरीके से प्रेशराइज ना किया जाए विद रिस्पेक्ट टू दिस कंप्लेंट कि वो अपनी कंप्लेंट विदड्रॉ करे या अपने चार्जेस जो लेवल किए गए हैं, अपनी एलिगेशंस जो है उनसे रिट्रीट कर जाए, पीछे हट जाए। और जो इंक्वायरी कमेटी है वो अपनी फाइंडिंग्स जो है वो इन राइटिंग देगी और उन फाइंडिंग्स की जो रीजनिंग है वो भी मेंशन करना इनकम्बेंट है अपॉन दी इंक्वायरी कमेटी। इसी एक्ट में मेजर और माइनर पेनल्टीज जो है वो प्रोवाइड की गई हैं। माइनर पेनल्टीज में सेंश्योर है विदहोल्डिंग फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, प्रमोशन और इंक्रीमेंट, ये माइनर पेनल्टीज हैं। स्टॉपेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एट एफिशिएंसी बार इन द टाइम स्केल, ये भी एक माइनर पेनल्टी है। और रिकवरी ऑफ कंपनसेशन जो है दैट इज पेएबल टू द कंप्लेनेंट, ये माइनर पेनल्टीज में से। मेजर पेनल्टी जो है उसमें लोअर पोस्ट इन टाइम इन टर्म्स ऑफ टाइम स्केल जो है उसमें किसी शख्स की एक्यूज की रिडक्शन जो है दैट इज अ मेजर पेनल्टी विच हैज बीन प्रोवाइडेड इन दिस स्टैट्यूट। और उसके अलावा कंपल्सरी रिटायरमेंट है, रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विसेज है और फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है बियॉन्ड द कंपनसेशन दैट इज पेएबल टू द कंप्लेनेंट। तो जो इंक्वायरी कमेटी है वो अपनी फाइंडिंग्स के मुताबिक जो मुनासिब लगे, जो एप्रोप्रिएट लगे, जो पनिशमेंट इंक्वायरी कमेटी को, वो अपनी रिकमेंडेशंस में वो लिख सकती है कि वेदर द एक्यूज्ड इज टू बी विजिटेड विद अ माइनर पेनल्टी और अ मेजर पेनल्टी। इन पेनल्टीज के अगेंस्ट जो अपील की प्रोविजन प्रोवाइडेड है इसमें वो सेक्शन 6 है इस एक्ट की, जो अपील की प्रोविजन जिसमें प्रोवाइडेड है। और सेक्शन 6 ये कहती है कि जो भी अग्रीव्ड पार्टी है दैट कुड बी द कंप्लेनेंट और द एक्यूज्ड एज द केस में बी, वो अपनी अपील प्रेफर कर सकते हैं टू द ओम्बड्समैन के पास ये अपील प्रेफर की जाएगी विद इन 30 days ऑफ द रिसीट ऑफ रिटन ऑर्डर्स की रिसीट के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं बिफोर दी ओम्बड्समैन। और अगर ओम्बड्समैन को डेजिग्नेट नहीं किया गया तो फिर जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसकी जुरिसडिक्शन में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है दैट विल सर्व एज एन एपेलेट अथॉरिटी। इसी एक्ट की सेक्शन 8 जो है वो फर्दर प्रोवाइड करती है कि जो एक एम्प्लॉय है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो अपनी कंप्लेंट जो है वो इंक्वायरी कमेटी को फॉरवर्ड करे या ओम्बड्समैन के पास अपनी कंप्लेंट फाइल करे। जो ओम्बड्समैन है वो 3 दिन के अंदर अंदर आफ्टर द रिसीट ऑफ कंप्लेंट एक शो काज नोटिस सर्व करेंगे अपॉन द एक्यूज्ड। और जो अक्यूज पर्सन है इसमें जिसके अगेंस्ट चार्जेस लेवल किए गए हैं, जिसके अगेंस्ट कोई एलिगेशन है जो कंप्लेंट में लेवल की गई है, वो विद इन 5 days बाउंड होगा अपना रिटन डिफेंस सबमिट करने के लिए। और इन केस ऑफ हिज फेलियर ओम्बड्समैन विल बी कॉम्पिटेंट टू प्रोसीड अगेंस्ट हिम एक्स पार्टी। और फेडरल ओम्बड्समैन जो है या प्रोविंशियल ओम्बड्समैन जो है एज द केस में भी, वो इसकी इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स। और उनकी जो पावर्स हैं उसमें ये भी चीज़ इन्वॉल्व है, ये चीज़ भी उसमें शामिल है
کہ فار دی پرپز آف انویسٹیگیشن وہ کسی بھی آفس کو, کسی بھی ممبر یا آرگنائزیشن کو جو ہے وہ نوٹس کر سکتے ہیں ٹو فرنش اینی انفارمیشن اور پروڈیوس اینی ڈاکومنٹ وچ از ان دی اوپینین آف اومبڈسمین از ریلیونٹ ٹو دی فیٹ آف دا کیس. وہ کسی بھی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ ریکوزیشن کر سکتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن سے, کسی بھی پرسن سے, کسی بھی آفیسر سے. اور یہ اومبڈسمین جو ہے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد, یہ ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد اپنا ریٹن ڈیسیژن جو ہے وہ رینڈر کریں گے, اور جو پارٹیز ہیں ان کے علاوہ آرگنائزیشن کو بھی انفارم کریں گے کہ ان کا پرٹیکولر ڈیسیژن کیا ہے کسی بھی کیس میں. اومبڈ سیکشن 9 جو ہے سیکٹ کی وہ یہ پرووائڈ کرتی ہے کہ اومبڈسمین کے فیصلے کے خلاف جو اپیل ہوگی وہ پریزیڈنٹ یا گورنر ایز دا کیس میں بھی, کیونکہ اگر پروونشل اومبڈسمین ہے تو ان کے فیصلے کے خلاف اپیل جائے گی گورنر کے پاس, اور اگر فیڈرل اومبڈسمین ہے تو دی اپیل وڈ بی پریزنٹڈ ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے ان دونوں کے فیصلے کے اگینسٹ دیٹ وڈ بی دی گورنر اور دی پریزیڈنٹ ایز دا کیس میں بھی. اسی ایکٹ کے سیکشن 10 مزید وضاحت کے ساتھ یہ بیان کرتی ہے کہ اومبڈسمین فار دا پرپز آف دس ایکٹ وڈ ہیو آل دی پاورز ایز آر ویسٹڈ ان civil court, meaning thereby in respect of any matter, namely summoning and enforcing the attendance of any person, examining him on oath, compelling the production of evidence کی جو production ہے اس کو compel کرنا, receiving evidence on affidavit, issuing commission for the examination of witness, entering any place for examination. اور ombudsman کے پاس جو ہے ombudsman کی کسی بھی آرڈر کی وائلیشن میں جو پارز ہیں اس کی کنٹمپٹ کو ڈیل کرنے کے لیے وہ وہی کنٹمپٹ کی پارز ہیں جو ہائی کورٹ کے پاس اویلیبل ہے. اس 2010 والے ایکٹ میں آنے والی امینڈمنٹس میں جو 2022 میں افیکٹ کی گئی, اس نے جہاں اس لا کو, اس پرٹیکولر ایکٹ کو اور زیادہ ایگزاسٹو کیا اور زیادہ پریکٹیکیبل کیا, وہاں اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس نے جہاں ہریسمنٹ کی ڈیفینیشن کو انلارج کیا, وہاں جو کمپلیننٹ ہے اس کی ڈیفینیشن میں بھی کافی ساری چیزیں ایڈ کی. جس طرح پہلے اس میں وومن اور مین کا ذکر تھا, اس کو سبسٹیچیوٹ کر دیا گیا اور اس کی جگہ لکھا گیا کہ the words any person shall be inserted, یعنی مین اور وومن کی جگہ it should be mentioned as any person aggrieved of sexual harassment. اور اس میں included ہوں گے کوئی بھی former employee who has been removed or dismissed from services, یا ریزائن کر دیا ہو جنہوں نے, یا پھر کسی ایسے کمپلیننٹ کے فادر, مدر یعنی پیرنٹس, یا پھر گارڈین جو بذات خود مائنر ہو. تو جو کمپلیننٹ کی ڈیفینیشن تھی اس میں اس کو اور بھی زیادہ ایگزاسٹ کیا گیا, یعنی اس میں انکلوڈ کیا گیا. تو اینی پرسن کا اضافہ اس میں کیا گیا مین اور وومن کی جگہ, اور فردر اس میں یہ کہا گیا کہ جو امپلائی ہیں جو ریزائن جنہوں نے کر دیا یا جن کو ڈسمس کر دیا گیا فرام سروس, اور پیرنٹس یا گارڈین ان کیس دی کمپلیننٹ از ہمسیلف اور ہر سیلف اے مائنر. اس کے علاوہ جو ایک اور اس میں جو ڈیفینیشن انلارج کی گئی دیٹ از دی کلاز ایف, جس میں امپلائی جو ہے امپلائی کی ڈیفینیشن کو بھی اور زیادہ ایگزاسٹو بنایا گیا. اور وہ کس طرح ایگزاسٹو بنایا گیا کہ اس میں کہا گیا کہ اٹ وڈ انکلوڈ ریگولر, کنٹریکچوئل, پیس ریٹ, گگ, ٹیمپریری, پارٹ ٹائم, فری لانس امپلائی, whether employed through express or implied contract, daily, weekly, monthly or hourly basis, and shall include a student, a performer, an artist, a sport person, an intern, trainee, a domestic worker, a home-based worker or an apprentice, whether working for remuneration or not, or whether working on a voluntarily basis or otherwise.